चलो, तो कल थोड़ा इंट्रो लिया था अपन ने, है ना। अभी आगे बढ़ते। अब देखो, इंग्लिश पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव के एंगल से पढ़ना है, तो एक्चुअल में हमको चेक करना पड़ेगा कि हमको पढ़ना क्या है ना। अब बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में, सभी की सभी पढ़ेंगे क्या? स्पोकन इंग्लिश पढ़ाओ क्या? नहीं ना, वो ज़रूरत नहीं है अभी। अभी जो ज़रूरत है उसी को पढ़ना है, तो चेक करना पड़ेगा कि सिलेबस क्या रहेगा। बोलो, क्या पढ़ना चाहिए सबसे पहले इंग्लिश में, है ना। तो कोई भी लैंग्वेज पढ़नी है तो बिना ग्रामर के तो होएगी नहीं, तो ग्रामर मस्ट है ना। अच्छा, पहली बात कि नहीं, आप इंग्लिश जब पढ़ोगे ना तो उसको सब्जेक्ट के हिसाब से मत पढ़ो कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा हूँ। आप ऐसा समझो कि आप एक लैंग्वेज के एस्पेक्ट सीख रहे हो। यानी ऐसा दिमाग में नहीं लाना कि मेरे को एग्ज़ाम के लिए क्लियर करना है या फिर मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। वैसा नहीं, एक न्यू लैंग्वेज पूरी तरीके से सीखने की कोशिश करो। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं ना कि पेपर निकाल दिए, नौकरी मिल गई, उसके बाद इंग्लिश को भूलना है करके। ये तो लाइफ लॉन्ग चलाना है ना। तो उसको एज अ लैंग्वेज पढ़ो तो बहुत अच्छी ग्रिप बनती है। तो लैंग्वेज सीखनी है कोई भी तो ग्रामर तो मालूम होना ही चाहिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर ही आते हैं आप देखोगे तो। चलो सेकंड बताओ क्या पढ़ेंगे। अच्छा, एक ग्रामर की बात बताता हूँ। ये जो ग्रामर है ना, ये टीचर ओरिएंटेड है। टीचर ओरिएंटेड मतलब क्या? मान लो मैंने तुमको ग्रामर पढ़ा दिया और फिर भी तुमको ग्रामर नहीं आ रहा, तो गलती मेरी। ये ग्रामर अगर तुमको आ रहा है तो वो आएगा या नहीं आएगा सिर्फ टीचर के वजह से, ठीक है। तो अगर ग्रामर नहीं आता क्लास होने के बाद भी तो टीचर का फेलियर है, ठीक है। चलो दूसरा बताओ, दूसरा क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, टेंस बोला क्या किसी ने? नहीं, टेंस सारा 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 इसमें 25-30 टॉपिक्स है, वो सारे एक 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 एक, एक पढ़ने हैं हमको, तो बहुत सारा वास्ट है। हाँ, उसको थोड़ा बाद में लेते हैं, हाँ? वो है लिस्ट में, है ऐसा नहीं है, वो है लिस्ट में, उसको बाद में लेते। सेकंड बताओ। वो कैब, वेरी गुड। सेकंड एस्पेक्ट है वो कैब। तो बताओ, आपको क्या लगता है आपकी वोकैबलरी कैसी है? अच्छा, यही सवाल तुम मुझे करो, मतलब हाँ, मेरी वोकैबलरी कैसी है, ठीक है ना। तो मैं भी मेरे वोकैबलरी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सेटिस्फाइड कब होता है आदमी? जब उसको 100% आएगा। तो अगर मैं इतनी मोटी डिक्शनरी लेता हूँ तो क्या उसके सारे वर्ड्स मुझे पता है? अब इतने साल से पता पढ़ा रहा हूँ तो भी मुझे नहीं पता, तो स्टूडेंट की वोकैबलरी तो वीक ही रहेगी, है ना। तो ये वोकैब पे हमको काम करना पड़ता है। अब ये वोकैब एक डेंजरस एरिया है इंग्लिश का, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और अगर मैं आज जो करता हूँ कोई गारंटी नहीं कि 2 महीने बाद वो मेरे को याद रहेगा करके वो वर्ड। अच्छा, और बड़ी दिक्कत देखो इसमें, वो कैब दो टाइप की होती है। एक होती है रेगुलर वो कैब और एक होती है इरेगुलर, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। चलो बताओ, आज़ादी यानी स्वतंत्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीडम। और इंडिपेंडेंस, वेरी गुड। और अपने यहाँ एक थिएटर है उसका नाम है वो लिबर्टी, है ना, ठीक है ना। लिबर्टी, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। अच्छा, कभी तुमने इमेंसिपेशन वर्ड सुना है क्या? इमेंसिपेशन शायद हो सकता है किसी ने पहली बार ही सुना होगा वर्ड। इमेंसिपेशन का मतलब भी आज़ादी होता है। तो जो हमको पता है फ्रीडम, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, वो हो जाएगी रेगुलर वोकैब, क्योंकि सभी को पता है। लेकिन जो मुझे पता नहीं इमेंसिपेशन, वो क्या हो जाएगा? इरेगुलर वोकैब। चलो, कठिन, कठिन को इंग्लिश वर्ड बताइए। हार्ड, डिफिकल्ट और टफ, वेरी गुड। और
ऑब्सक्योर सुना है? ऑब्सक्योर, OBSCURE, नहीं सुना? तो जो पता है वो कहाँ आएगा? रेगुलर में। जो नहीं पता वो कहाँ आ जाएगा? इरेगुलर में, है ना? चलो कोशिश करने को हिंदी इंग्लिश वर्ड बताइए। ट्राई, और एफर्ट होता है, एफर्ट, और चलो ये दो पता है तो कहाँ जाएंगे वो? रेगुलर में। एंडेवर, एंडेवर वर्ड सुना है? ये एक फोर्ड के गाड़ी का मॉडल का नाम है, एंडेवर, है ना? तो वो एंडेवर का मतलब भी होता है कोशिश करना, तो वो वर्ड कहाँ चल जाएगा? इरेगुलर में। अब मुझे एक बात बताओ कि आपको एग्जाम में रेगुलर पूछेगा कि इरेगुलर? इरेगुलर, है ना? तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहा, तो उसकी ज़िंदगी रेगुलर वोकैब पे निकल जाएगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको इतना वर्ड्स मालूम है, इनफ है, वो निकाल लेगा अपनी लाइफ। लेकिन तुमको एग्ज़ाम क्लियर करनी है ना, तो तुमको रेगुलर तो मालूम होना ही होना, इरेगुलर भी मालूम होना, क्योंकि स्पेशली इसमें से पूछे जाते हैं। तो फिर इसीलिए कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे जो वोकैब का प्रिपरेशन करते हैं ना, उनके लिए डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, वोकैब की खास बात है ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है, यानी कल जाके आज से 6 महीने बाद आपकी वोकैब वो लेवल तक के नहीं आई तो जिम्मेदार आप। कैसे? अब देखो, अपना क्लास कुछ ड्यूरेशन तक के चलेगा, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने। वो 3 महीने में मैं तुमको कितनी वोकैब प्रोवाइड करूंगा बताओ? अगर मान लो मैंने 1000 वोकैबलरी वाले वर्ड्स दिए तुमको, इनफ है? इनफ है? नहीं। अब आपने बोला सर और दो, तो मैंने 5000 कर दिया, इनफ है? नहीं है इनफ, नहीं है। 5000 वर्ड्स तो एग्जाम के ही निकलेंगे, नए वर्ड्स कहाँ, वो भी देना पड़ेगा ना आपको। तो इसलिए क्या है कि ये जो वोकैब का एरिया जो है वो बिल्डअप करने का काम ये बहुत दिनों तक के चलते रहता है, यानी अपना कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी आप न्यू न्यू वोकैबलरीज पढ़ते जाएंगे, उसको और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। तो ये सारा काम कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा। मैं तुमको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, वर्ड्स भी दूंगा, बट आपको इसमें इफ़िशियंसी लाने के लिए खुद ही वर्क करना पड़ेगा। यानी जैसे मैंने बोला ना, ग्रामर खराब तो टीचर जिम्मेदार, वोकैब खराब तो स्टूडेंट जिम्मेदार। ठीक है, चलो इसके बाद बताओ क्या पढ़ेंगे? हाँ, अब बोलो तुम। पैसेज, पैसेज का मतलब? कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैसेज नहीं होता। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब पैसेज नहीं। फिर कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता? तुमने जो बोला वो मैंने कॉम्प्रीहेंड किया, मतलब क्या? हाँ, सही बोले, सही बोले। तुमने जो बोला वो मैं समझ गया, ऐसा बोलना है तो मैं कॉम्प्रीहेंड ऐसा वर्ड यूज किया, उसी से आता है कॉम्प्रीहेंशन। अब ये कॉम्प्रिहेंशन ला मराठीत खूप सुंदर वर्ड आहे, आकलन करणे। आकलन करणे म्हणजे काय? यानी क्या? जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने लिखी गई है उसको मैं समझ लूँ, ठीक है ना? अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंशन या फिर आप जो पैसेज बोलते हो वो कब से कर रहे होंगे आप लोग? याद करो बरा। टेंथ बोर्ड में था तो फिर 9th में भी होगा, 8th में टीचर ने प्रैक्टिस करवाना शुरू किया होगा, यानी 8th स्टैंडर्ड से ही है। अच्छा, दूसरी बात बताओ, ये जो टॉपिक है ये हार्ड होएगा कि डिफिकल्ट होगा? हार्ड है कि डिफिकल्ट है? सॉरी, इजी है? नहीं, वो कैप के क्वेश्चन आएंगे नो डाउट कॉम्प्रिहेंशन में, पर ऐसा तो नहीं कि अगर उसने 5 क्वेश्चन पूछे तो पांचों वो कैप के पूछेगा, है ना? और वो कैब मतलब कैसा? वो कैब में तुम्हारी समझ नहीं पता चलती। देखो, मैंने एक शब्द बताया तुमको, एक शब्द पूछा, उसका इंग्लिश बताओ। अब मान लो गर्ल्स ने सुना है कभी तो उन्होंने फटाफट बता दिया वो। अब बॉयज़ ने वो कभी सुना ही नहीं तो वो नहीं बता पाएंगे। तो इसमें तुम्हारी समझ कहाँ दिखी?
तुमने सुना था तो तुमको पता है, इन्होंने नहीं सुना था तो नहीं पता है। इसमें समझ कहाँ से आई, है ना। तो वोकैब के क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन में कम मिलते हैं। आएगा एक हाथ दूसरा आएगा, बट ऐसा बहुत से नहीं क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन ले लिए, ऐसा नहीं होगा। मेरे को एक बात बताओ, ये एक्चुअली देखो कॉम्प्रिहेंशन का स्टाइल क्या होता है। आपको एक पैसेज दिया जाता है ना, उस पैसेज में मे बी मिनिमम तो 3 पैराग्राफ रहते ही है, टफ से टफ भी लो तो 3 तो मिनिमम रहते हैं, 3 पैराग्राफ से। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो इसी पैसेज के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ऐसा तो नहीं रहेगा कि इसके बाहर का कुछ पूछे। अच्छा, उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव वे में लिख रहे हो, देख रहे हो, तो उसके 4 ऑप्शंस है। आपको क्या करना है, पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, इसका आंसर यही कही है, 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो मुझे ये बताओ कि ये इजी है कि हार्ड है। मैंने आपकी एक टेस्ट ली और आपको बोला बिंदास बुक खोल के देख लो, कोई टेंशन मत लो, बुक्स है, नोट्स है, जो खोलना है वो खोल के देख लो। वो टेस्ट इजी रहेगी कि हार्ड रहेगी? इजी चाहिए ना। तो यार इसी क्वेश्चन का आंसर यही पे तो है, तो फिर इजी कि हार्ड? अरे बताओ ना, इजी च ना। अरे भैया यहाँ पे आंसर है तो इजी है, ठीक है। फिर मेरे को बताओ, ये अगर पैटर्न मुझे इजी फील हो रहा है तो एग्जाम में, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको इजी पूछता है कि डिफिकल्ट? तो फिर ये इजी वाला वहां क्यों डाल दिया? और आप कोई भी एग्जाम देख लो, सबसे लोवेस्ट में तलाठी की वाली इंग्लिश वाली एग्जाम मानता हूँ, तो ऊपर सबसे ले लो यूपीएससी, पर उसमें भी नहीं आएगा। बैंक के पीओ की जो होती है ना, इंग्लिश पूछा जाता है, वो टफेस्ट है। कोई भी बीच में कोई भी एग्जाम ले लो, अगर 20 मार्क के लिए भी इंग्लिश का पूछ रहा होगा ना, तो 5 मार्क का ये डालता है। बिल्कुल श्योर है। इंग्लिश अगर आपको 20 मार्क्स के लिए पूछता है, 30 के लिए पूछता है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन मिनिमम 5 मार्क्स के लिए तो डालेगा ही। तो यार ये 5 मार्क डाल रहा है, ऐसा कैसा? अच्छा, यूपीएससी कोई प्रिपेयर कर रहा तुम में से? तुम कर रही हो। यूपीएससी का जो सीसैट का पेपर होता है ना, कितने क्वेश्चंस रहते हैं उसमें? 80 क्वेश्चंस। उसमें से पैसेज पे कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 9, नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस। नहीं, पैसेज कितने थे? नहीं, पैसेजेस नहीं। नहीं, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। पैसेज कितने थे? ये पूरा पैसेज कितना आया था? नहीं, 50 पैसेज नहीं, 10 पैसेज आते हैं, 10 पैसेजेस, उसमें नियर अबाउट 50 क्वेश्चन। अभी लास्ट मैंने पेपर नहीं देखा है, ले लो 40 ले लो, चलो 40 ले लो, इसको अपन 40 क्वेश्चंस, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि एक क्वेश्चन पे 2.5 मार्क है ना? 40 क्वेश्चंस पे कितने मार्क्स हो जाएंगे? 100 ना, 100 हो गए ना मार्क्स। तो हमने देखा कि कॉम्प्रिहेंशन इजी होता है, और यूपीएससी सबसे बड़ी एग्जाम, वो 80 में से 40 यानी आधा पेपर उस पर पूछ रहा है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का फील नहीं हो रहा कि आपको, कि सबसे टफ एग्जाम, दुनिया की टफेस्ट एग्जाम में से एक मानी जाती है यूपीएससी, उस एग्जाम में आधा इजी वाला पूछ रहा है? तो ये तो गड़बड़ है, कुछ तो भी गड़बड़ है। तो क्या करना, पहले आप अपनी लाइफ याद करो। 10th स्टैंडर्ड में आप पैसेज कैसे छुड़ाते थे? ये क्वेश्चन होता था, है ना, इसमें का एक वर्ड हमको दिख जाता था, वो वर्ड हम लोग यहाँ ढूंढते थे, तो ये जब समझो यहाँ मिला, तो 6 इंच इधर और 6 इंच इधर, वो वाला सेंटेंस उठा के नीचे रख देते थे। ऐसे ही करते थे ना? हाँ, बस तुमने भी वही किया होगा, मैंने भी वही किया था, है ना। तो ऐसा करते थे और हमारा पैसेजेस अच्छे जाते थे, इसलिए हम लोग इंग्लिश की पढ़ाई भी नहीं करते थे, है ना, ये पैसेज की वजह से। अब आप यूपीएससी या अदर एग्जाम्स देखोगे तो उसमें यहाँ वर्ड तो मिलेगा,
अब ये वर्ड यहाँ ढूंढने जाओगे ना तो दूर दूर तक के दिखता ही नहीं, ठीक है, और फिर वो मिलता नहीं तो सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता और फिर आंसर ही नहीं पकड़ पाते। तो अभी अब सोचो दो तीन बातें इसमें कि पहले तो ये वाला लेते हैं कि अगर ये इजी है तो इजी तो रहते नहीं है, क्यों नहीं रहते मैं बताता हूँ। तो अगर हम लोग अभी फ़िलहाल में मान के चलते कि ये इजी है तो इजी वाला पूछता क्यों है वो, तो इसका पहले रीज़न देखो पहली बात, गवर्नमेंट को तुमको जॉब पे क्यों रखना है, मतलब वाई डू गवर्नमेंट वॉन्ट दैट यू शुड बी देयर एम्प्लॉय, ऐसे कौन सी खासियत है आप लोगों में, जरा बताओ। अरे सफर पे चले हो तो खासियत तो मालूम हो ना, बोलो क्या क्या है खासियत। मालूम है गवर्नमेंट जॉब मतलब क्या, एज गुड एज आप उसके गवर्नमेंट के जवाई बन जाओगे। जवाई को जो ट्रीटमेंट मिलती है ना घरों में ससुराल में, वैसी ट्रीटमेंट मिलती है गवर्नमेंट जॉब मतलब। पहले तो आपको 7th पे के हिसाब से हर महीने का पेमेंट निकालना शुरू होगा, ऊपर से फैसिलिटीज़ कितनी है, तो एज गुड एज आप सन इन लॉ बन रहे हैं ना गवर्नमेंट के, तो वो आपको क्यों बना रहा है, आप में ऐसे कौन से 4 चांद लगे। अच्छा ठीक है वो जान दो, आप में ऐसा क्या चाहती है कि गवर्नमेंट वो चीज़ हो कि वो आपको ले ले अपने अंदर, क्या चाहिए गवर्नमेंट को, क्या चाहिए। अच्छा चलो ये भी बाद में बात करते, पहले मैं दूसरी एक बात करता हूँ। मान लो तुम लोगों का क्लास था, गोलाइत सर ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि सर आज से इंग्लिश शुरू करना है, तो मैं आ गया। अब मैं आके कैबिन में बैठा हूँ, मैं गोलाइत सर को बोलता हूँ सर देखो मेरे क्लास में ना एकदम इंटेलिजेंट बच्चे बिठाओ, ठीक है, जो बच्चों का ग्रास्पिंग अच्छा हो उनको बिठाओ, जो दिमाग से वीक हो उनको मत बिठाओ, ठीक है। ऐसा बोला नहीं मैंने, हाँ टेंशन मत लो, हाँ ऐसे एक उदाहरण बता रहा। अब गोलाइत सर बोलते सर एक काम करो ना, मैं नहीं जानता मेरे बच्चे कितने शार्प है इंग्लिश में, आप एक काम करो आप खुद ही टटोल लो, आप आओ आप ही चेक कर लो कि बच्चे कितने पानी में है, अब मैं आता हूँ, आइए आओ ना। अब मैं आ गया, अब मुझे तुमको कभी मैंने तुमको देखा नहीं, तुमने भी मुझे कभी देखा नहीं, अभी मुझे तुम्हारा ग्रास्पिंग चेक करना है, तुम्हारा इंटेलिजेंस तुम्हारा क्लेवरनेस चेक करना है। तो मैं 2-3 तरीके बताता हूँ, आप मेरे को बताओ कि मैं सही तरीका अपना रहा हूँ क्या। पहला तरीका नंबर 1 कि मैं तुम सबको बोलता हूँ चलो अपने 10th और 12th की मार्कशीट दिखाओ, ग्रेजुएशन की मार्कशीट दिखाओ, और तुम्हारे मार्कशीट से मैं डिसाइड करूँगा कि तुम लोग अच्छे विद्यार्थी हो कि नहीं हो। तो एम आई करेक्ट, मैं करेक्ट हूँ क्या, क्यों नहीं। यह मार्कशीट मालूम है हमेशा एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना है लाइफ में जो दुखी देता है। बताओ आप खुद की मार्कशीट देख के कितने लोग खुश होते हैं, वाओ, बताओ बताओ एक तो भी है क्या। अरे आप 80 वाले होंगे ना तो आपको लगता है यार यहाँ मैं 90 ला सकता था। आप कभी मार्कशीट देख के खुशी नहीं होते, सबकी मार्कशीट दुखदाई होती है क्या कोई मतलब 90 वाला वगैरह, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा। अरे गुड बॉय, ठीक है। तो मार्कशीट से तो आपका इंटेलिजेंस पता नहीं चलता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो एक दिन का परफॉर्मेंस होता है। अब मान लो एक बच्चा बहुत साल भर मेहनत किया और एग्ज़ाम के टाइम में उसकी तबीयत खराब हो गई 12th स्टैंडर्ड में, और बेचारा कैसे कैसे बुखार में पेपर लिखा, तो अच्छा तो नहीं लिखेगा वो, तो उसका रिजल्ट कम आ गया, लेकिन उसकी तैयारी तो बहुत शार्प थी। तो मार्कशीट से किसी का इंटेलिजेंस पता नहीं चलता। और हम लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम हमने कैसी छुड़ाई है, हम लोग ये देखते हैं पहले कि बाजू में कौन बैठने वाला है, होता है ना ऐसा, याद करो ना यार थोड़ा सा 12th वगैरह याद करो ना, होता है सभी के साथ हुआ है ऐसा। तो मार्कशीट इज़ गलत। चलो अब दूसरा तरीका, मैं आके पूछता हूँ अपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताओ जिसमें तुम लोग स्ट्रांग हो। इनको पूछा, ये बोलते हैं मैथ्स, वो बोलता है साइंस, रीजनिंग, कोई बोलता है हिस्ट्री, कोई बोलता है मराठी, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के नाम बताए।
अब मैं बोलता हूँ जिनका मैथ साइंस रीजनिंग अच्छा है वो है इंटेलिजेंट बच्चे, और जिसको मराठी अच्छा लगता, हिस्ट्री अच्छा लगता, वो बच्चे वीक है। तो क्या मैं करेक्ट हूँ? नहीं। देखो भैया, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी पढ़ाई होती है। आप हिस्ट्री में भी एक्सपर्टाइज कर सकते हो और मैथ्स में भी कर सकते हो। इनका कंपेयर कैसा करेंगे हम? वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। तो ये भी तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है। अब मुझे बताओ कि फिर मैंने कौन सा तरीका अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द पता करना है कि तुम लोग कितने ग्रास्पिंग अच्छा रखते हो। तो मेरे पास एक ही तरीका है। कौन सा? कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। क्या करूँगा मैं? एक अच्छा बड़ा सा पैसेज लूँगा, वो पैसेज के नीचे क्वेश्चंस दे दूंगा, और क्वेश्चंस 8-10 क्वेश्चंस दे दूंगा, और तुमको बोलूँगा पैसेज पढ़ो, क्वेश्चन के आंसर लिखो। लेकिन ये सब करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट दूंगा। ठीक है। अब अगर आपकी समझ अच्छी होंगी तो पैसेज समझ लोगे, समझ के आंसर्स तो मिल नहीं है, फिर थोड़ा लेवल ऊंचा रखूंगा ताकि तुम्हारी कठिनाई भी हो, लेकिन आपको पैसेज के आंसर्स मिल जाएंगे, और इससे फिर आपका ग्रास्पिंग पता चलेगा। तो जैसा मैं ये वाली टेस्ट अप्लाई कर रहा ना, गवर्नमेंट एग्जाम में भी वही चीज आप पे अप्लाई की जाती है कि आपको अंडरस्टैंड करने की आपकी पावर है कि नहीं है। अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं करते तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में गवर्नमेंट को कुछ नहीं चाहिए। वो क्या बोलता है, आप रोज के जो ऑफिस में काम होते हैं वो काम करने में आप सक्षम रहो। रोज के काम, कोई इंटेलिजेंस नहीं मानता है गवर्नमेंट। अगर वो ऐसा बोलता था कि इंटेलिजेंट लोग चाहिए तो ऐसा बोलता था सिर्फ इंजीनियर ही होना, है ना, आर्ट्स वाले नहीं होना। पर वो तो सारे जो देखो टेक्निकल एग्जाम में तो इंजीनियर लगते हैं, लेकिन बाकी सारे एग्जाम जनरल होती है ना। उसको सिर्फ ये चाहिए कि रोजमर्रा के काम करो और काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए तुमको चेक करना पड़ता है उन गवर्नमेंट वालों को कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, और ये सबसे बेस्ट तरीका है आपकी समझ देखने का। देखो मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम को तो सबसे पहले मुझे समझना ही पड़ेगा ना, समझने के बाद ही सॉल्यूशन निकलेगा उसका। तो ये इसी से पता चलता है ना। इसलिए हर एग्जाम में मराठी का हो, इंग्लिश का हो, आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा ही जाता है। तो फिर कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर कैसे करेंगे? अब देखो आप लोगों को आ रहा होगा टेंशन, कैसे बताता ये यार, इसी से अपनी लेवल पता चलती है, तो हमारे तो कॉम्प्रिहेंशन बड़े चुकते हैं, गलत हो जाते हैं, होते हैं ना, होते ना। तो वो वैसा नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। ये ऐसा नहीं है कि आप कल बैठे करने और आज आपको सब आ रहा है, ऐसा नहीं। वो बताऊंगा मैं आपको, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तब। बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या पढ़? हाँ, राइटिंग स्किल्स। अब देखो ये वाली बात बिल्कुल सही बोली इन्होंने, जिन्होंने भी बोला। अब ये राइटिंग जो है ना, ये जब आप सब्जेक्टिव हो जाओगे एग्ज़ाम में तब के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी जैसे एमपीएससी का एग्ज़ाम भी सब्जेक्टिव हो गया, अगर राज्य सेवा देते हो तो आप। यूपीएससी तो पहले से ही और हमेशा रहेगा ही वो। ओके। अब राइटिंग में मैंने कल थोड़ा सा बताया था कि राइटिंग में आपका ये परफेक्ट होना, और साथ ही साथ आपके क्या होना, थॉट्स ऊंचे होना। थॉट्स ऊंचे कैसे बनेंगे? पढ़ाई करके, रेगुलर पढ़ते जाओ, अपने आप को अपडेट। देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत खुशनसीब लोग हो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हो। अगर आपका ग्रेजुएशन तक के रिकॉर्ड देखा जाएगा ना, तो आपको एक ही फील्ड का नॉलेज है, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव देते हो ना तो आपको पूरा जनरल नॉलेज, ओवरऑल नॉलेज आ जाता है। देखो एक तो आपने बीएससी किया होगा तो आपको साइंस का नॉलेज है, बीकॉम किया होगा तो कॉमर्स फील्ड का नॉलेज है, आर्ट्स किया होगा तो आर्ट्स फील्ड का नॉलेज है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव देने जाओगे तो तीनों को नॉलेज रखना पड़ता है ना। तो आप जब ये सारा नॉलेज बनाते हो ना तो आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, बढ़ते। अब जैसे देखो आपने सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का बहुत सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको इक्वालिटी देता है वगैरह वगैरह। ये बचपन से मालूम है, प्रीएम्बल भी पढ़े 10 बार। लेकिन डिफाइन करो बरा कॉन्स्टिट्यूशन को।
कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता? नहीं, वो तो उसके वो है ना, फीचर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफाइन करोगे? पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो? अभी होने का है। हाँ, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया आपने, नियर है, पर उसको और ऊंचा चाहिए था, मतलब एक ऊपर के लेवल का चाहिए। सिंपल सिंपल ध्यान रखो, किसी भी देश के सुप्रीम लॉज, इसके ऊपर में कोई लॉ नहीं होता। इस सुप्रीम लॉज को देख के ही देश को चलाने के लिए जो नए नए कानून बनते हैं, वो सुप्रीम लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो अच्छा, और आपको पॉलिटिकल साइंस वाले टीचर बहुत अच्छा नॉलेज देंगे उसका, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप साइंस फील्ड के होते हो और आप कॉम्पिटिटिव नहीं दे रहे हो, तो जिंदगी में कभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको इतना डिटेल में पता नहीं होगा। लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव दे रहे हो ना, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। इज इट? तो आपको राइटिंग के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब देखो, राइटिंग का जनरली ज़रूरत पड़ती है मेंस में, ठीक है। अगर आपको लगता है तो मेंस में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको करना क्या है कि पहले तो प्री की पढ़ाई करोगे या अगर आप मेंस के लिए सिलेक्ट होते हो, तो सिर्फ आपको गोलायत सर को बताना है कि वी आर नाउ एलिजिबल फॉर मेंस। फिर मैं आपका एक 15 दिन का क्लास लूँगा, जिसमें जो एग्ज़ाम में आपका मेंस क्लियर हो गया है, सॉरी प्री क्लियर हुआ है, उससे रिलेटेड मैं आपको कैसे राइटिंग करना उसका क्लास 15 दिन का लूँगा। पर अभी से हम लोग राइटिंग पे वर्क नहीं करते। अभी तो आपका बेस है ना, कच्चा बेस है, उसके ऊपर एक प्रॉपरली फाउंडेशन तो बना लो, फिर उसके बाद राइटिंग के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। उसका फीस वीस नहीं होता है, मतलब आप टेंशन मत लो। 15 दिन का 20 दिन का जो क्लास होता है, वो सिर्फ आपको कैसे ना एक पॉलिश किया जाता है कि बेटा ये लिखना है, वो नहीं लिखना, ऐसा लिखना है, इंट्रो मारना है या कंक्लूजन करना है, वो कैसे करना है, ऐसे कैसे लिखना, वो सारा सारा बताया जाता है। तो राइटिंग के ऊपर वर्क बाद में होता है। अच्छा, और बताइए, अब ये जो पांचवा है ना, ये डिपेंड करता है कि आप एग्जाम कौन सी दे रहे हो। यहाँ पे मैं कैसा ना एक ऐसा ब्लॉक बनाऊंगा, इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीईटी की एग्ज़ाम दे रहा है, टीईटी मालूम है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टीचरशिप के लिए वो डीएड बीएड वाले वगैरह देते हैं। अगर उनको करना है तो मेरे को फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगर कोई बच्चे बैंकिंग एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पैरा जम्बलिंग, रिप्लेसमेंट, ऐसे टाइप की जो होते हैं ना, स्पेशल क्राइटेरिया आता है, वो चीज़ें पढ़ानी पड़ती। एमपीएससी वाले होंगे तो उनको एक अलग टाइप का पैटर्न, जैसे एमपीएससी वाले कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे चतुर चालाक कोई होंगे ना, तो वो एमपीएससी वाले, देखो वो क्या बोलता है क्वेश्चन, कि नीचे दिए हुए सेंटेंसेस करेक्ट है कि रॉन्ग है बताओ, ठीक है। फिर वो देगा ए, ये एक सेंटेंस, बी ये एक सेंटेंस, सी ये एक सेंटेंस। अब इसका ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन ए बी, तीसरा ऑप्शन सी, सॉरी बी सी, और चौथा ऑप्शन ऑल, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? एक ही क्वेश्चन है। तो आपको लगता क्या ये एक क्वेश्चन है? उसने एक में क्या किया, 3 क्वेश्चन पूछ लिए, है ना। तो फिर वो बच्चों को उस टाइप से हमको सिखाना पड़ता है। तो खैर आपकी जो एग्जाम्स रहेंगे उस रिलेटेड अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और बच्चे और एक चीज़ बोलते हैं, ये वाला एरर, एरर फाइंडिंग। अब ये एरर फाइंडिंग क्या होता है बताइए? गलती ढूंढना। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम क्या है? शिरीष। अब ये शिरीष मेरे को पहली बार मिला है, तो क्लास चल रहा है, आप लोग बोलते सर आप शिरीष में क्या क्या एरर्स है वो निकालो। लाइफ में पहली बार दिखा है वो, इसके एरर्स बताओ। मैं बता पाऊंगा?
नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? जानता ही नहीं तो कैसे बताऊँ? एक बार पहचान हो जाए, 2-4 हफ्ते इसके साथ रह लूँ तो पता चलेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या अच्छा ही है। तो मेरे को ये बोलना है कि जब आप सारी चीज़ें अप टू डेट हो जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली एरर निकालना शुरू कर देते हो, है ना। अब एरर ग्रामेटिकल एरर होती है, वोकैब वाली एरर होती है, पंक्चुएशंस की एरर होती है। वो सारे एरर्स आपको टॉपिक वाइज मैं कराते जाऊंगा। जैसे जब हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे तो टेंसेस के एरर्स कैसे आते हैं, हर एग्ज़ाम में कैसा कैसा पूछता है, इजी से डिफ़िकल्ट लेवल कैसे जाता है, फिर यहाँ पे ये एमपीएससी वाले कैसे ये इससे खेलना पड़ता है, ये सारी चीज़ें अपन एरर टॉपिक ख़त्म होने के बाद करते जाएंगे। ठीक है, और कुछ रह गया? तो कॉम्पिटिटिव के लिए इतना इनफ है। अब इसके बाद क्या होता है कि आप लोग हो जाते हो, मतलब कैसा होता है कि एक एक एग्जांपल बताता कि तुमने सीबीएसई स्कूल वाले बच्चों को देखा होगा ना, है ना। तो ये सीबीएसई स्कूल वाले बच्चे जो होते हैं ना, इनकी इंग्लिश में ही सारा एजुकेशन हुआ रहता है। राइट फ्रॉम द KG1 वो इंग्लिश के ही कांटेक्ट में आते हैं। तो उनको कभी आप क्वेश्चन पूछो कि बेटा ये सेंटेंस में एरर है क्या, बता। तो वो कैसा बताता है एरर, कि हाँ सर यहाँ पे मेरे को थोड़ा ऑड लग रहा है, ये सेंटेंस में ये गलत लग रहा है। तो मैं बोलता हूँ फिर कि क्या गलत है इसमें, तो क्या बोलेगा, वो नहीं पता पर सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, है ना। जैसे मैंने तुमको बोला आई इज़ अ टीचर, तो मैंने बोला एरर है क्या, तो तुम क्या बोलोगे, एरर है। तो क्या बहुत से लोग रीज़न क्या देंगे, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा कभी सुना ही नहीं। क्या नहीं सुना, क्या नहीं सुना, आई के साथ कभी भी इज नहीं आता, ऐसे ही सुना ना, पक्का आई के साथ कभी इज नहीं आता, पक्का ना। मैं बोलता आता है, आता है, आता कि नहीं आता, मैं बोलता आता है। लगाओ शर्त लगाओ 500-500 की, मेरी तो पार्टी है आज। मैं कॉन्फिडेंट हूं, आप बताओ आता कि नहीं आता, श्योर। चलो मैं क्रेडिट कार्ड भी लगा देता मेरा वाला, बोलो बोलो तुम भी लगाओ। फिर एक बार पूछता हूं, आई के साथ इज आता कि नहीं आता, डैम श्योर। कितनों को लगता है आता है, एक भी नहीं। गिन लेना, 20 दिख रहे, 20 × 500 कितना होता रे। चलो आज पार्टी करते हैं। बोलो क्या ये सेंटेंस रॉन्ग है, आई इज अ वॉवेल, आई एक स्वर है, सेंटेंस करेक्ट है ना। तो आई के साथ इज तो आ गया, अरे आया ना, आया ना। गलत है, ये गलत है, नहीं नहीं बताओ पक्का पक्का किसको गलत लग रहा। चलो दूसरा एक लिखता हूं उसी जैसा, आई इज एन इंग्लिश अल्फाबेट। बोलिए सर करेक्ट है कि रॉन्ग है, करेक्ट है कि रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, इज क्यों, मतलब क्या चाहिए था वहां पे, यहां पे आप बोल रहे हो क्या चाहिए, एम, ऐसे ही बोल रहे ना। अगर ये यहां पे एम लिख दिया तो क्या हो जाएगा मालूम है, मैं एक इंग्लिश अल्फाबेट हूं। तो क्या मैं इंग्लिश का अल्फाबेट हूं, ABCD हूं मैं। ये इज लेके ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है,
ये वाला भी सेंटेंस मालूम है ना, वॉवेल स्वर कितने इंग्लिश में? 5। कौन से? ए ई आई ओ यू, आई है ना उसमें, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। यानी आई के साथ इज आता है ना। हाँ, नहीं, देखो मैं अगर बोलता हूँ मैं बताता हूँ, ए इज an alphabet, it is a vowel। अब आएगा इट, अब इट आएगा। पर मैं ये दो सेंटेंस यहाँ पे मान लो मैंने आई लिखा है, ये दो सेंटेंस लेके एक ही बना दिया, तो करेक्ट है वो सेंटेंस। कर लो कर लो। नहीं, वो वैसे भी सही था, वो वैसे भी सही है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी इसमें एरर क्या है, आप लोग एकदम डैम श्योर थे कि आई के साथ कभी इज आता ही नहीं, लेकिन आई के साथ इज आता है। और एक केस में आएगा, और एक केस बताता, रुको देखो तो। ये दिख रहा है ना येलो कलर? हाँ, चलो, रिकाम्या जागा भरा। माय ब्रदर एज वेल एज आई डैश गोइंग टू मार्केट। क्या आएगा? एम आएगा। एम, एम वाले हाथ ऊपर करो। ये ऐसा कैसा हाथ ऊपर होता है? ऐसा होता है ना। 1 2, अपने गर्ल्स तो पूरी है, 3 4 5 6 7 8 9, 9 एम वाले हो गए। हाँ चलो, आर भी है। हाँ बोलो, आर वाले कितने लोग हैं? 1 एंड ओनली 1 आर। कोई ईज वाला है बंदा? ईज वाला है? अरे हो जाओ इसके तरफ। देखो बोलने के बाद मैं पूछूंगा कैसे, फिर ईज आएगा कैसे? हाँ देखो अभी कैसा ना, आप लोगों को पता नहीं है ना, तो आप टेंशन मत लो और बुरा भी मत मानना। जब पता हो जाएगा तब आप तो बिल्कुल बिंदास करोगे। देखो, सबसे पहली चीज बच्चा क्या सोचेगा? हाँ, कौन कौन जा रहा? तो मेरा भाई भी जा रहा और मैं भी जा रहा। कितने लोग जा रहे? 2। 2 मतलब एक वचन की बहुवचन, बहुवचन प्लूरल हो गया ना। तो प्लूरल के साथ एम इज आर में से क्या लगता? तो ये आर बोलेंगे। ठीक है, ये पहली सोच होती है बहुत सौ की, तो ये आर एक ऑप्शन पकड़ा। अच्छा, दूसरे लोग ये सोचेंगे कि यार यहाँ पे जो लगानी है ना वर्ब, वो इसके बाजू वाले कौन सा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगाएंगे, और वो गलत भी नहीं है। ऐसा बहुत जगह करते हैं हम लोग, ऐसा बहुत जगह करते हैं। तो वो क्या करेगा, फिर आए है ना, तो आए के साथ क्या है? एम, तो वो लिख लेंगे एम। लेकिन ये दोनों बच्चे गलत रहेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? इज। तो इज वाले जो थे अभी वो आपका एक्सप्लेनेशन देंगे। बोलिए क्यों? ऐसा बोलो ना, रॉन्ग तो रॉन्ग। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्यों?
चलो इनका आंसर थोड़ा नियरेस्ट पहुंच रहा है। देखो यहाँ पे सारा खेल बिगड़ा ये इसने, एज वेल एज। ये एक जोड़ने वाला शब्द है, कंजंक्शन। ये जब भी जुड़ता है तो होता क्या है कि ऐसा रूल है कि जब दो सब्जेक्ट्स, ये एक और ये एक, एज वेल एज से जोड़े जाए तो जो वर्ब आती है ना वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेनी पड़ती है। पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? माय ब्रदर। कितने ब्रदर है? एक। सिंगुलर है तो सिंगुलर के कैसा आता है क्या? इज, इसलिए वहां पे इज आएगा। ठीक है ना। खैर ये चैप्टर अपन करेंगे। बात समझ में आई ना। तो जब ये ऐसी चीजें आप धीरे धीरे पढ़ोगे तब जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा ये एक बात बतानी थी आपको कि यहां पे जो आप लोगों ने बोला ना कि आई के साथ कभी भी इज नहीं आता, आपने ऐसा बोलना चाहिए था कि आई जब प्रोनाउन का काम करता है, सर्वनाम का काम करता है, तब उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एम आता है। यहां पे आई सर्वनाम है क्या? नहीं, तो इसलिए उसके साथ इज आ गया। नहीं, वो एक ऐसा समझो एक अल्फाबेट की बात हो रही है। सर्वनाम मतलब कैसा होता है? जैसे अपन राजू इज गोइंग टू स्कूल, अब मैं बोलता हूं ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब ये ही कौन है बताओ? राजू इज गोइंग टू स्कूल, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ही कौन है? राजू है ना। तो राजू के लिए जो यूज किया गया वर्ड है वो हो गया सर्वनाम। तो यहां पे सर्वनाम नहीं है ना, ये आय कौन है पता नहीं। ये कोई पर्सन है क्या? आय ये तो अल्फाबेट है। अच्छा यहां बताओ ये आय पर्सन है कि नहीं है? है ना। टीचर है तो पर्सन हो गया, यानी ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के साथ हमेशा एम आता है। ठीक है। जब आप ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तब फिर खेलने में मजा आएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि वो सीबीएसई वाले बच्चे क्या करते, सर ये सेंटेंस में गड़बड़ है लेकिन समझ में नहीं आ रही क्या है, तो तेरे को कैसे लगा गड़बड़ है? तो वो क्या बोलेगा? सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना, ये एक बार ठीक भी है, क्योंकि उनके बचपन से उनके लाइफ में वही चलते रहा ना, इंग्लिश इंग्लिश, तो उन्होंने बहुत सारा सुना हुआ है, इसलिए उनको एरर पकड़ में आ जाती। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हम लोग शायद ऐसे स्कूल में पढ़े हैं कि हम लोगों को इंग्लिश से इतना इंटरेक्शन नहीं है, तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें सीखनी है। लेकिन आप एक बात बताता हूँ, आप जब एरर निकालना सीख जाओगे तो आप बताओगे यहाँ पे एरर है, और आप उसका टेक्निकल रीज़न भी बताओगे कि इसमें क्या एरर है। ठीक है ना। आप ऐसा नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या एरर, ऐसा नहीं, आप उसका रीज़न भी बताओगे, तभी तो आप प्रॉपर कहलाए जाओगे, है ना। टेक्निकलिटी आपकी एकदम क्लियर होगी। अंडरस्टूड। तो यही सब हमको धीरे 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 पढ़ना है। अब मेरा पहला सवाल, आप लोगों को इंग्लिश 30-40% तो आती ही है ना? आती कि नहीं आती? आती ना। तो मैं कहाँ से पढ़ाऊँ फिर आपको? कहाँ से पढ़ाऊँ? मतलब 0 से स्टार्ट करूँ कि 30-20 के ऊपर से स्टार्ट करूँ? बताओ बताओ। नहीं बोलो ना, दिल की बात बोलो। 0 से कि अच्छा हुआ 0 से बोले, नहीं तो अभी खटिया खड़ी करने वाला था। क्योंकि मालूम है, एक बार की बात बताता मैं, एक तुमको इंजीनियर्स लोग गेट की एग्ज़ाम देते मालूम है? गेट नाम का है वो। गेट की एग्ज़ाम थी, उसमें कि नहीं कुछ 8-10 मार्क के लिए इंग्लिश पूछता है, हल्का सा, बड़ा पेपर होता है पर इंग्लिश पूछता है। तो उनकी कोचिंग करने के लिए 15 दिन का एक क्लास अरेंज किया गया और मेरे को बुलाया था इंजीनियर्स का। तो मैं गया पहले दिन, तो वो क्या बोलते, सर आप देखो अपने पास टाइम कम है, आप हमको वो बेसिक्स वेसिक्स मत सिखाओ, हमको सब आता है, आप सीधा क्वेश्चंस लो, डिस्कस करते। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, तो तुम ऑलरेडी सीखे सिखाए हो तो अच्छा है। सिखाने लगा, बाद में पता चला कौड़ी का नहीं आता, एक नंबर कुछ भी नहीं आता उनको। कोई है क्या इंजीनियर्स?
नहीं नहीं, है क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा तेरे को ब्लेम नहीं कर रहा, पर मैं इंग्लिश में वहाँ पे 6 सेम में एक सब्जेक्ट आता है फंक्शनल इंग्लिश, उनके भी क्लासेस लेता हूँ। नहीं है, बच्चों को नहीं आता इंग्लिश, नहीं आता। तो बेटर है ज़ीरो से स्टार्ट करें। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों की ट्यूनिंग बन जाती है एक, है ना? तो उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन एकदम ज़ीरो मतलब ABCD नहीं पढ़ाऊँगा, हम लोग थोड़ा सा आगे से ही पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ से मुझे लेके जाना है मुझे लेके जाने दो, ठीक है? सो शुरू करते हैं अभी। एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। ये क्या है रे? चलो, सबसे पहले इंग्लिश में जो पढ़ना है ना हमको, वो एक छोटा सा है। अब देखो, जो पुराने बच्चे हैं जिनको आता है उनको बोर होगा थोड़ा सा, लेकिन आप लोग क्या करोगे, नोट्स बनाओगे ना, तो नया नोट्स रजिस्टर लेना, उसमें कलरफुल पेन वगैरह यूज़ करना। जहाँ जहाँ मेरे को PDF देनी है वो तुमको मिल जाएगी, और ज़्यादातर आपको मतलब लिखना ही पड़ेगा मैक्सिममली, ठीक है? ओके, सब्जेक्ट एंड वर्ब। हाँ बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब? वर्ब क्या होता है? नहीं, जो पुराने बच्चे हैं वो आंसर नहीं देंगे, वो तब आंसर देंगे जब नए बच्चों को नहीं आ रहा है। बाद में मैं उनको बड़े रिस्पेक्ट से पूछूंगा, और अगर उसके बाद भी नहीं दे पाए पुराने बच्चे आंसर, तो फिर बताता हूँ मैं, ठीक है? हाँ बोलिए, क्या होता है वर्ब या सब्जेक्ट? तो पहले वर्ब देखते हैं। ऐसा बोला जाता है, लिखो मत अभी कुछ भी, हाँ। ऐसा बोला जाता है कि हर लैंग्वेज के सेंटेंस में कुछ ना कुछ एक्शन होते हुए रहती है, कुछ तो भी क्रिया चलते रहती है ना? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ये एक सेंटेंस है इंग्लिश का। इसमें आप बताओ कौन सी क्रिया चलते हुए या हो रही है, ऐसा लगता है आपको? कौन सी क्रिया की बात हो रही है? वेंट क्या क्रिया होती है? मैं हिंदी में पूछा, हिंदी में जवाब दो। कौन सी क्रिया होते हुए लग रही है आपको? जाने की। जैसे मैं बोला आपको, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो कौन सी एक्शन चालू है? पढ़ाने की। पंखा घूम रहा है, कौन सी एक्शन चालू है? घूमने की। आप लोग मुझे देख रहे हो, कौन सी एक्शन शुरू है? देखने की। तो वैसे इस सेंटेंस में भी कोई ना कोई एक्शन होगी, तो बताओ कौन सी एक्शन हो रही है यहाँ पे? जाने की। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे वर्ड्स है, 7-8 वर्ड्स है। कौन से वर्ड को देख के आपको पता चला कि जाने की एक्शन हो रही है? वेंट ना। तो ये वेंट ऐसा वर्ड है जो हमको बता रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सी एक्शन चल रही है। तो बस उसी शब्द को बोल दो वर्ब, है ना? तो कैसा डेफिनेशन बनेगा फिर? सेंटेंस में होने वाले एक्शन को बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। और एक सेंटेंस लेते हैं।
बोलो वर्ब बताओ कौन सा है, कौन सी एक्शन शुरू है पढ़ाने की, तो टीचिंग वर्ब है। वेरी गुड, ठीक है। अब इसके साथ और एक चीज पूछ लेते हैं। ये बोलता है कि मैं अपने दोस्त के साथ मार्केट गया, तो गया या वेंट ये वर्ब हुआ। अब इसको एक क्वेश्चन पूछो, हु, कौन गया। पहला सेंटेंस, आई वेंट टू मार्केट विथ माई फ्रेंड, तो हु, कौन गया, हु वेंट, तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, आई। तो फिर ये आई इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को डिफाइन करते वक्त याद रखो कि ये जो एक्शन होते रहती ना, इस एक्शन को करने वाला जो होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा वो दोस्त के साथ बात कर रहा है, तो बात कौन कर रहा है, वो, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, डूअर ऑफ एक्शन। पंखा घूम रहा है, तो घूमने का काम कौन कर रहा है, पंखा, तो पंखा हो जाएगा सब्जेक्ट। इसलिए सब्जेक्ट को कि नहीं बहुत बार डूअर भी बोलते। क्या बोलते, डूअर। डूअर मीन्स करने वाला, है ना। क्या करने वाला, ये एक्शन करने वाला। तो यहां देखो, यहां पे भी टीचिंग की एक्शन हो रही है, कौन कर रहा है, फिर से आई कर रहा है, तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट वर्ब निकाला। चलो अब मैं एक तीसरा सेंटेंस लिखता हूं। बोलो कौन सी एक्शन चालू है, कहां लिखा है वहां, एक्शन कोई हो रही है, नहीं हो रही है, तो फिर क्या यहां वर्ब नहीं है, फिर कौन सा है, टीचर वर्ब है। टीचर वर्ब है, ये नासा ने भी नहीं खोजा है, जो आप लोगों ने खोज दिया, ठीक है। बोलो, टीचर एक व्यक्ति का नाम होता है, वो नाउन है, वर्ब नहीं है। वर्ब है एम, ठीक है, वर्ब एम है। लेकिन ये दो वर्ब्स में आपको फर्क दिखेगा। बोल मत। ये जो वर्ब है ना, ये क्या शो कर रहा है, एक्शन। ये वर्ब क्या शो कर रहा है, फिर से एक्शन। लेकिन यार ये वर्ब तो एक्शन नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहां पे कोई एक्शन हो ही नहीं रही। मैं टीचर हूं, इसमें कौन सी एक्शन है, कोई नहीं है, है ना। तो ये वर्ब है, लेकिन ये एक्शन नहीं बता रहा। ये क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। स्टेट मतलब अवस्था बता रहा। ये आई की अवस्था बता रहा कि वो क्या है, ये बता रहा है। इज इट। तो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे फिर, कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, आई। यानी ये वाला वर्ब यहां पे एक्शन तो नहीं बता रहा, स्टेट बता रहा। तो किसकी स्टेट बता रहा, आई की स्टेट बता रहा। तो इस सेंटेंस में हमको आई को क्या बोलना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो फिर फाइनलाइज करते डेफिनेशन को, क्या, एक्शन दिखाने वाला शब्द उसको वर्ब बोलते हैं, या फिर स्टेट दिखाने वाले शब्द को भी क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। फिर सब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, कि एक्शन करने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। या फिर जब स्टेट दिखाई जाती है, तो जिसकी स्टेट दिखाई जाती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। अंडरस्टूड। ये चीज भूलना मत। ये हम लोग की नहीं, आखिरी चैप्टर तक के सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो, ये चलते ही रहता, ठीक है। तो अभी आप लगाओ हेडिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, और ये ऐसा वर्ब लिखो, मैं वर्ब की डेफिनेशन बताता हूं आपको। लिखो, पहले वर्ब लिखो। वर्ब का डेफिनेशन, इट इज अ वर्ड, इंग्लिश में चलेगा ना, इट इज अ वर्ड, WORD, which shows, it is a word which shows action in the sentence
action in the sentence or state of a subject or state of a subject. इसके बाद नीचे लिखो सब्जेक्ट. सब्जेक्ट लिखो. इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड, WORD, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does DOES, does action in the sentence, action in the sentence or whose WHOSE, whose state is shown, state is shown, SHOWN, state is shown by the verb, by the verb. फुल स्टॉप देके वही लिखो. इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज doer, DOER. इट इज ऑल्सो नोन एज डूअर, ये वाला. ठीक है, सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं. अब ये तीनों सेंटेंस लिख लो. ये लाइट यहाँ पे चमकता है क्या? हाँ, दिखता है. देखो मैं भी कैसा दिखता है. अच्छा, एक धब्बा आता है ना. अच्छा यहाँ देख, बस मैं दिख रहा क्या अभी? अच्छा, अभी और थोड़ा कम दिख रहा अभी. लिखा? चलो, अब मेरे को एक बात बताओ. जाने की एक्शन, इसके लिए कौन सा वर्ड याद आता है आपको? बताओ. पहला तो वेंट हो गया, अभी आया ही था. और बताओ. गो, और गॉन, और गोइंग, और गोज. देखो, ये सारे वर्ड एक ही एक्शन बताता है. कौन सी? जाने की. ओके.
अब अगर ये जाने की एक्शन बता रहा है तो अलग अलग फॉर्म क्यों दिख रहे हैं? तो एक्चुअली हमको मालूम है कि टेंसेस में हमको अलग अलग फॉर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो एक ही एक्शन के इंग्लिश में आपको अलग अलग प्रकार दिखने को मिलते हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। मेरे को एक बात बताओ, जो शर्मा सर के इधर से आए हैं, आप लोग वहाँ से इधर मतलब कितने बजे निकलते हो वहाँ से? मतलब क्लास रहती क्या उसके पहले 10 तक के? अच्छा, कितने से कितनी क्लास होती है वहाँ? 9 से 10। फिर आप यहाँ पे 10 बजे आ जाते हो। तो आप जितना जल्दी आ सको आ जाइए, ठीक है ना? ओके, चलो देखो, इसके बाद कहाँ और क्लास होती है क्या? और क्लास में जाओगे वहीं पे? ठीक है। कितने बजे जाना पड़ता है वहाँ पे? 11:30? वो तो बज गया। अच्छा, एक काम करो, ये मैं कल कराता हूँ तुमको, पर आप लोग वहाँ से निकलो तो कोशिश करो कि 10 मिनट में पहुँच जाओ। थोड़ा सा तो 10 o'clock को तो आती नहीं है। आप लोग 10:30 15 को आ गए थे। मैं तो यहीं पे था बैठा। कोशिश करो, सर को बोला थोड़ा 10 मिनट पहले छोड़ दो और आप इधर आ जाओ। हाँ, फिर चाय वाय पी के आते क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, अभी अपन टाइम पे करें। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा, ओके। अच्छा, एक आखिरी की अपेक्षा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, एक ही काम करना, बस भूलना मत। यानी 2-4 दिन बाद ऐसा होगा कि ये सब्जेक्ट है क्या, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट है ना क्या, ऐसा मत होने देना। हाँ? चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।